हाय गाइस। तो अपन ने 8th क्लास का सिविक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू किया था, जिसमें अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक मीनिंग देखी थी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें किसी भी सोसाइटी के कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स लिखे रहते हैं। इसके अलावा अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की नीड्स भी समझ ली थी। पहला ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी सोसाइटी में रह रहे लोगों की एस्पिरेशन शो करता है और बेसिक सेट ऑफ रूल्स प्रोवाइड करता है। सेकंड ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करता है कि मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़ के ऊपर अपनी पावर का गलत यूज़ ना कर सके। ठीक है। थर्ड ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंश्योर करता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सकें। और फोर्थ ये था कि कई बार ऐसा होता है कि अपन कुछ ऐसे डिसीजंस लेने वाले रहते हैं जो लॉन्ग टर्म में अपन को हार्म कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अपन को ऐसे डिसीजंस लेने से भी रोकता है। ठीक है। तो आज अपन इस वीडियो में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स पढ़ेंगे। तो देखिए हो क्या रहा था, 20th सेंचुरी में ना जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। तो जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जो मेन लीडर्स थे ना, जो मूवमेंट को गाइड कर रहे थे, उन्होंने मूवमेंट के दौरान ही सोच लिया था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट होगा तो वो कैसा बनेगा, कैसा दिखेगा, फ्री इंडिया कैसा दिखेगा। ठीक है। तो ब्रिटिश के रूल के अंदर क्या हो रहा था कि अपन को फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिश के बनाए हुए रूल्स मानने के लिए। ठीक है। और वो रूल्स मानने के लिए अपन को फोर्स किया जा रहा था जिनको बनाने में अपना रोल नहीं था। ठीक है। तो इस चीज़ ने इंडिया के लीडर्स को और इंडिया की आम सिटीजन्स को ये कन्विंस कर दिया था कि जब इंडिया एक फ्री होगा, इंडिपेंडेंट होगा, तो इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनेगा, इंडिया में डेमोक्रेसी होगी। ठीक है। तो डेमोक्रेसी के दो मेन फीचर्स क्लियर थे। ठीक है। तो पहला ये था कि इंडिया में सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और दूसरा ये था कि इंडिया में सबके पास गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट रहेगा। ठीक है। तो देखिए ये तो डिसाइड हो गया था कि फ्री इंडिया बनेगा कैसे, दिखेगा कैसे। ठीक है ना। बस ये डिसाइड होना बचा था कि जब इंडिपेंडेंस मिलेगी इंडिया को तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे बनेगी और वो गवर्नमेंट किस रूल्स में चलेगी। ठीक है। तो ये तो डिसाइड हो गया था कि इंडिया में डेमोक्रेसी होगी। अब डेमोक्रेसी कैसी होगी इंडिपेंडेंस के बाद, ये डिसाइड करना बचा था। तो ये डिसाइड करने के लिए कि इंडिया में कैसे डेमोक्रेसी होगी, कैसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, कौन से रूल्स होंगे, तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी जिसमें ऑलमोस्ट 300 पीपल्स थे। ठीक है। तो 300 लोगों ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी जिन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था 1946 में। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी ना, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के हर प्रोविज़न के ऊपर बहुत डिटेल में डिस्कस किया और फिर कोई भी प्रोविज़न को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। ठीक है ना। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है सब में उन्होंने डिटेल डिस्कस किया आपस में, और सबके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे ना, सब में बहुत अच्छा कोऑपरेशन था, इसलिए इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छा बन पाया। ठीक है। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी तब उनके सामने कुछ बहुत मेजर चैलेंजेस थे। ठीक है। तो क्या मेजर चैलेंजेस और टास्क थे वो डिस्कस करते हैं। तो देखिए इंडिया में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते हैं, सबके अलग अलग कल्चर हैं। तो इन सारी लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, इतनी डाइवर्सिटी को एक कॉन्स्टिट्यूशन में, एक डॉक्यूमेंट में सम अप करना बहुत डिफ़िकल्ट था। ठीक है। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसी टाइम इंडिया का पार्टीशन भी हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान में, जिसके बाद भी बहुत जगह पे बहुत सारे रॉइट्स हो रहे थे मुस्लिम और हिंदूज़ के बीच में, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा टास्क था। इसके अलावा बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे ना, तो उन्होंने डिसाइड नहीं किया था कि उनको क्या करना है। देखिए तो क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंस के बाद जब ब्रिटिशर्स इंडिया से गए, तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे तो इंडिया दो पार्ट में डिवाइड था। एक वो स्टेट्स थे जिसमें डायरेक्ट ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे,
और दूसरे वो स्टेट्स थे जिसमें राजा लोग रूल कर रहे थे लेकिन वो ब्रिटिशर्स के अंदर थे, ठीक है ना। तो ऐसे स्टेट्स जिसमें राजा लोग रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अंदर, तो वही प्रिंसली स्टेट थे। तो जब ब्रिटिशर्स गए तो उन्होंने प्रिंसली स्टेट के पास ये ऑप्शन छोड़ के गए थे कि वो चाहे तो इंडिया में मिल जाए या पाकिस्तान में मिल जाए या इंडिपेंडेंट स्टेट बन जाए। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट की डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या करना है। तो ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने बहुत बड़ा टास्क था कि उनको कन्विंस करके इंडिया में शामिल करना। इसके अलावा जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया की सोशो इकोनॉमिक कंडीशन भी बहुत ख़राब थी। इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत गरीब थे, लोगों के पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है ना। तो ये कुछ मेजर चैलेंजेस हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस उनके माइंड में थे जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे या जब वो कोई भी प्रोविज़न डिस्कस कर रहे थे कि ऐसा प्रोविज़न हो जो इनमें से किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी उन्होंने इंडिया को ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट दिया जो अपन लोग आज तक फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, विजनरी डॉक्यूमेंट में कॉन्स्टिट्यूशन में मेनली 3 चीज़ों पे बहुत फोकस किया गया। पहला ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी करता है और नेशनल यूनिटी को प्रिजर्व भी करता है, ठीक है। मतलब कि इंडिया में इतनी डाइवर्सिटी है, आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे ऐसे लॉज हैं जो डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट भी करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि सब लोग अपने अपने मन की कर सकते हैं, ठीक है ना। नेशनल यूनिटी भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ओके। सेकेंडली ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉज हैं जो कि सोशल इकोनॉमिक कंडीशन को बेटर करने के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है ना। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो उन्होंने इस चीज़ में फ़ोकस किया कि ऐसे सोशो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए जा सके जिससे पॉवर्टी हटाई जा सके इंडिया से। और थर्ड ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में पीपल का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट बताया गया है रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने में। देखिए, डेमोक्रेसी का मेनली मतलब यही होता है कि ऐसी गवर्नमेंट जो कि पीपल द्वारा बनाई गई हो, जिसको पीपल ने इलेक्ट किया हो, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स के रोल को बहुत एम्फसाइज़ किया रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने में। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब अपन नेक्स्ट पार्ट में अलग अलग फीचर्स, हर एक फीचर्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, लाइक फेडरलिज्म, सेपरेशन ऑफ पावर, फंडामेंटल राइट्स और बाकी सारे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।